नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हॉन्टेड वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि किसी भी सीधे-साधे व्यक्ति के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसी खौफनाक घटना जो किसी के भी साथ हो सकता है और मेरे ख़्याल से ये कहानी तो कि सबको सुननी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कहानी है जिसे सबको सुनने के बाद पता लगेगा कि नहीं, ऐसा-ऐसा चीज़ भी किसी के साथ हो सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले लोगों में से जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो मुंबई के एक छोटे से गाँव सतारा में रहता था, जिसका नाम विवेक था। वो अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसके घर में उसके और उसके माता-पिता के अलावा कोई नहीं रहता था। एक दिन विवेक अपने गाँव के ही बाज़ार में गया हुआ था। वहाँ पर उसके मामा मिलते हैं और उनसे ही ऐसे ही हाल-चाल होने लगता है। तो विवेक के मामा विवेक से पूछते हैं कि यार विवेक, इसमें क्या कर रहे हो? क्या कुछ काम वगैरह कर रहे हो या अभी खाली ही बैठे हो? तो उस पर विवेक ने जवाब देता है कि नहीं मामा जी, अभी तो कोई काम नहीं मिला है, फ़िलहाल तो घर पे बैठा ही रहता हूँ। तो उसके मामा कहते हैं, यार विवेक, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारे अच्छे खासे नंबर भी हैं, तो तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर जाकर तुम अच्छी खासी नौकरी कर सकते हो और अपने घर की गरीबी दूर कर सकते हो। तो इस पर विवेक कहता है कि शहर जाने का मन तो मेरा भी है, लेकिन घर वालों की इजाज़त नहीं है। विवेक के मामा विवेक को समझाता और ये कहते हुए कि मैं कल आऊँगा तुम्हारे घर और तुम्हारे माता पिता से बात करूँगा तुम्हारे शहर जाने के बारे में। इसके बाद विवेक के मामा अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन की सुबह विवेक के मामा विवेक के घर आते हैं और विवेक के माता-पिता से विवेक को बाहर जाने के बारे में बात करते हैं। उसके मामा कहते हैं कि आपका लड़का पढ़ा लिखा हुआ है, अब बाहर जाएगा तो नौकरी, अच्छी खासी नौकरी करेगा और कुछ पैसे भी कमाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। आप लोग कब तक दूसरे के घरों में काम करते रहेंगे? विवेक के मामा के काफ़ी देर बातचीत करने के बाद विवेक के माता-पिता तैयार हो जाते हैं। विवेक को बाहर जाने की मंजूरी मिल जाती है। जब यह बात विवेक को पता चलती है तो विवेक शहर जाने की तैयारी में लग जाता है। विवेक अपने सारे कपड़े पैक करने लगता है और अगले दिन विवेक मुंबई के लिए निकल जाता है। वहाँ जाने के बाद विवेक सबसे पहले अपने रहने के लिए स्थान ढूंढने लगता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद विवेक को एक हॉस्टल मिलता है, जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। हालांकि कमरे बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि बाहर के शहर में हॉस्टल के कमरे कितने बड़े-बड़े होंगे। विवेक उन हॉस्टल में से एक कमरा बुक कर लेता है, जिसका रेट लगभग 500 रुपये के आसपास था। अब विवेक उसी हॉस्टल में रहने लगता है। उस हॉस्टल का मालिक विवेक का अच्छा दोस्त बन गया था, क्योंकि उस हॉस्टल के मालिक का रिलेशन विवेक के गांव में था, जिसकी वजह से विवेक का हॉस्टल मालिक के साथ अच्छा परिचय हो जाता है। जब हॉस्टल के मालिक को पता चलता है कि विवेक शहर में काम के लिए आया है, तो हॉस्टल के मालिक ने विवेक को कई कंपनियों के बारे में बताया कि ये कंपनी है ऐसी है, वो कंपनी वैसी है, तुम इस कंपनी में नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हो। इस तरह विवेक ने कई कंपनियों में अपना इंटरव्यू दिया। विवेक को शहर में 15 से 20 दिन हो चुके थे, लेकिन विवेक को अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली। अब विवेक बहुत चिंतित था, क्योंकि विवेक शहर में नौकरी के लिए ही आया था। अभी विवेक को ख्याल आता है कि शहर में विदेशी कॉल सेंटर भी है। विवेक ने अपने गांव में बचपन में अंग्रेजी की कोचिंग किया था, जिसकी वजह से विवेक की अंग्रेजी थोड़ी अच्छी थी। इस वजह से विवेक ने सोचा कि क्यों ना अंग्रेजी कॉल सेंटर में ही नौकरी कर ली जाए। विवेक ने अंग्रेजी कॉल सेंटर में अपना इंटरव्यू दिया और विवेक का अंग्रेजी कॉल सेंटर में सिलेक्शन हो गया। हालांकि शुरुआत के दिनों में विवेक की सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी इतनी सैलरी थी जितनी उसके गांव में कोई नहीं कमा सकता। विवेक ने यह बात अपने घर वालों माता पिता को बताया। यह बात सुनकर विवेक के माता पिता काफ़ी खुश हुए। अब विवेक उस कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा। विवेक को कॉल सेंटर में काम करते हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। विवेक का अंग्रेजी कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट था, इसकी वजह से विवेक को रात को काम करना पड़ता था। एक दिन रात के समय विवेक अपना काम कर रहा था। विवेक की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। विवेक को घबराहट और तेज पसीना होने लगा। यह बात जब विवेक के मैनेजर को पता चली तो वो उसके पास आया। जब उसके मैनेजर ने देखा कि विवेक को ज़्यादा दिक्कत है, तो उसने उसको छुट्टी दे दिया। विवेक के मैनेजर ने कहा, तुम अपने घर जा सकते हो, यदि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे तो कल जॉब पर आना, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए छुट्टी डाल दूंगा।
विवेक को भी लगा कि उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, इसके लिए उसे घर जाना चाहिए। विवेक लगभग रात के 2 बजे अपने कॉल सेंटर से बाहर निकल आता है। विवेक जैसे ही अपने कॉल सेंटर से बाहर आता है तो वह देखता है कि आसपास काफ़ी सुनसान दिखाई दे रहा है। सड़कें पूरी तरह खाली दिखाई दे रही हैं। हालांकि कॉल सेंटर में काम करने वाले कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी दूर दूर तक सड़कें पूरी तरह खाली दिखाई दे रही हैं। उसने सोचा शायद काफ़ी रात हो गई है, इसकी वजह से सड़कें पूरी तरह खाली हैं। विवेक सड़क के किनारे पैदल ही चलने लगता है। उसे लगता है शायद आगे जाने पर कोई टैक्सी मिल जाए। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद भी कोई टैक्सी या ऑटो नहीं दिखाई देता है। विवेक को यह बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात के समय भी कोई टैक्सी या ऑटो नहीं दिखाई दे। विवेक कुछ दूर आगे और पैदल जाने के बाद मेन रोड छोड़कर छोटे रोड में घुस जाता है। उसे लगता है शायद इस रोड पे कोई उसे टैक्सी या गाड़ी मिल जाए। ये रोड भी विवेक के सीधे रूम तक जाता है। विवेक इस रोड से कई बार आ जा चुका है, इस वजह से वो इस रोड को अच्छी तरह जानता था। लेकिन यह रोड बाजार से थोड़ा अलग था, क्योंकि इस रोड के किनारे जंगल थे। लेकिन फिर भी इस बात को जानते हुए भी विवेक इसी रोड से पैदल चलने लगा। कुछ दूर इस रोड पर पैदल चलने के बाद पीछे से एक हॉर्न बजता हुआ सुनाई दिया। विवेक को यह हॉर्न सुनकर जान में जान आई। उसे लगा कोई तो टैक्सी मिली। जब यह टैक्सी विवेक के करीब आई तो यह टैक्सी विवेक को बहुत अजीब लगी, क्योंकि यह टैक्सी आम टैक्सी की तरह नहीं थी। इस टैक्सी की सजावट और डिजाइनिंग बहुत ही डरावनी थी और इसका रंग भी बहुत भयानक था। विवेक इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उस टैक्सी को रुकवाया। उस टैक्सी का ड्राइवर बहुत अजीब दिखाई दे रहा था। उसके लंबे लंबे बाल थे और उसका चेहरा भी बहुत अजीब और डरावना सा लग रहा था। विवेक ने उस ड्राइवर से अपना पता बताकर कहा कि क्या तुम इस पते पर चल सकते हो। उस ड्राइवर ने बहुत ही भारी और अजीब आवाज़ में कहा, ठीक है। उस ड्राइवर की हरकतें तो ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन विवेक को फिर भी कोई और टैक्सी न मिलने की वजह से उस टैक्सी में बैठना पड़ा। कुछ किलोमीटर आगे चलने के बाद टैक्सी का ड्राइवर दूसरे रास्ते पर मोड़ लेता है। तभी विवेक टैक्सी के ड्राइवर से पूछता है, तुम किस रास्ते पर ले जा रहे हो। टैक्सी का ड्राइवर भारी आवाज में उत्तर देता है कि आगे का रास्ता बंद है, खुदाई का काम चल रहा है। विवेक ने सोचा कि हो सकता है मैं इस रास्ते से बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ, तो हो सकता है खुदाई का काम चल रहा हो। यह रास्ता बहुत भयानक था और इसके आसपास बहुत ज़्यादा घने जंगल थे और रात के समय उस जंगल से बहुत ही भयानक आवाज़ें आ रही थी, जो कि बेहद ही डरावनी थी। उस टैक्सी के ऊपर में एक मिरर था, जो जनरली आम टैक्सियों में लगा होता है। उस मिरर में उस टैक्सी ड्राइवर का चेहरा दिखाई दे रहा था और अचानक से ही विवेक का ध्यान उस मिरर के ऊपर चला जाता है। उस मिरर में विवेक ध्यान से ड्राइवर को देखने लगता है, जैसे जैसे टैक्सी जंगल के और अंदर रही थी। अचानक से वैसे वैसे ही उस टैक्सी ड्राइवर का चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। यह देखकर विवेक का गला सूखने लगा और वह घबराने लगा। विवेक ने घबराहट के साथ उस टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और टैक्सी का स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दिया। यह देखकर विवेक चिल्लाने लगा और गेट को खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन गेट तो मानो ऐसा बंद हो गया कि वो जाम हो चुका है। विवेक ने चिल्लाते हुए उस ड्राइवर से पूछा, कौन हो तुम और कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। इतना सुनते ही ड्राइवर तेजी से हंसने लगा। उसकी हंसी आम लोगों जैसी नहीं थी, उसकी हंसी में एक अजब सी भयानक खौफ था। वह टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को लेकर न जाने कहाँ आ गया। उस टैक्सी के सामने एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा था। उस टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी की स्पीड को और बढ़ा दिया। यह देखकर विवेक ने काफी जोर से गेट खोलने का प्रयास किया, लेकिन गेट तो खुल ही नहीं रहा था। विवेक को तालाब देखकर लगा कि इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, शायद मेरी भी जान लेगा और खुद की भी। उस ड्राइवर ने टैक्सी को ले जाकर सीधे एकदम तालाब के पास रोक दिया। उस टैक्सी की स्पीड इतनी तेज थी कि विवेक आगे की तरफ गिर गया और चिल्लाते हुए अपने आंखों को बंद कर लिया। विवेक को लगा अब तो मैं उस तालाब में डूबकर मर जाऊंगा। लेकिन जब विवेक ने धीरे धीरे अपने आंखों को खोला तो चारों तरफ धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है और वह ड्राइवर न जाने कहाँ गायब हो गया। इस बार विवेक ने जल्दी से उस गेट को खोला। वह गेट इस बार आसानी से खुल गया। विवेक उस टैक्सी से उतरकर चारों तरफ घबराहट से देखने लगा, लेकिन वह टैक्सी ड्राइवर उसको कहीं नहीं दिखाई दिया। तालाब के चारों तरफ धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा था। विवेक को तालाब से थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दिया और उस झोपड़ी से हल्की सी लाइट आ रही थी। विवेक मदद के लिए तेजी से उस झोपड़ी की तरफ दौड़ा,
विवेक ने झट से उस झोपड़ी के पास पहुंचकर उसके अंदर घुसा। उसने अंदर घुसकर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह सन्न रह गया। नज़ारा इतना खौफनाक था कि उसकी जान ही निकल जाए। विवेक ने अंदर कुर्सी पर एक बैठी महिला को देखा और उस महिला का कुर्सी पर केवल धड़ ही था। उसका सिर बगल के रखे एक टेबल पर था। उस महिला के बड़े बड़े डरावने दांत बेहद ही खौफनाक दिखाई दे रहे थे। विवेक को लगा था कि शायद उस घर में कोई व्यक्ति होगा जो उसकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही था जिसे विवेक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता। विवेक ने काफ़ी तेजी से उस घर से बाहर निकलकर वापस टैक्सी की तरफ दौड़ा। जब विवेक वापस आकर उस तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां से टैक्सी गायब थी। विवेक को यह सब देखकर समझ भी ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह सब देखकर विवेक का गला सूख रहा था। विवेक के साथ पूरे जीवन में ऐसी खौफनाक घटना कभी नहीं घटी थी। विवेक का गला सूखने की वजह से काफी तेज की प्यास लग रही थी। विवेक को काफी दूर तक कोई हैंडपंप भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए विवेक पानी पीने के लिए उस तालाब के किनारे उतरा। जैसे ही विवेक ने उस तालाब में पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक ही पीछे से विवेक को किसी ने धक्का दे दिया। विवेक तेजी से उस तालाब में गिर गया। विवेक को तालाब में गिरते ही ऐसा लगा कि मानो उसे कोई खींच रहा है। विवेक काफी तेज हाथ पैर मार रहा था और बाहर आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कोई उसे काफी तेजी से अंदर की तरफ खींच रहा है। विवेक के काफी देर हाथ पैर मारने के बाद विवेक को कोई चीज अंदर खींच ले गई। कुछ देर बाद तालाब का पानी अचानक से शांत हो गया। अगले दिन की सुबह कुछ लोग उस तालाब के किनारे पिकनिक मनाने के लिए आए। तभी उन लोगों ने देखा कि तालाब में एक लाश तैर रहा है। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। पुलिस ने तुरंत ही वहां पर पहुंचा। जब उन्होंने उस डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि उस पूरी डेड बॉडी को कटी फटी थी और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, बेचारे विवेक की थी। उसके साथ उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। पुलिस ने यह सब जानने के लिए कि कैसे हुआ 4 गोताखोर की टीम बनाई। गोताखोर का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे कि एक ऐसा टीम होता है जो नदी में या तालाब में या समुद्र में घुसकर पता लगाता है। पुलिस को शायद लगा कि अंदर कोई जानवर या मगरमच्छ होगा जिसने ऐसा किया होगा। गोताखोरों ने तालाब के अंदर काफ़ी देर तक सर्च किया, लेकिन काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद ही कुछ भी ऐसा नहीं मिला, ना कोई जानवर ना कुछ और। पुलिस वालों को क्या पता कि विवेक की जान किसने ली, किसी जानवर ने या किसी टैक्सी ड्राइवर के छलावे ने। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसे रही। यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर अनिल ने भेजी है। दोस्तों आपके पास भी कोई कहानी है अभी हमें भेजना चाहते हैं तो आप भी अपनी कहानी हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी बायो और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खौफनाक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। मिलते हैं किसी अगली अनोखी कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।